बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NMD CAT चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने लगे। याद रहे, इस चैप्टर में हम सिर्फ उन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक्स को NMD CAT के सिलेबस में शामिल किया गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फोकस NMD CAT पे रहेगा, लेकिन एक दो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में वो भी डिस्कस करेंगे जो NMD CAT के सिलेबस में तो शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो ECAT फंग-कैट के सिलेबस में शामिल होंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हम मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से वीडियोस बनाएं तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप किसी और से पूछ लें कि वीडियोस बनाना कितना मुश्किल काम है। तो इसीलिए आप सिलेबस को सामने रखें और उनमें से देखें कि जो टॉपिक्स इस चैप्टर से आपके सिलेबस में शामिल किए गए, सिर्फ आप उन टॉपिक्स को यहाँ से तैयार करें। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन, with the charges in motion, dear students। और प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि चार्जेस क्या थे डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट पे थे। और आज देखें क्या पढ़ना चाह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चार्जेस क्या हैं, इन मोशन, मोशन में है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा याद करना चाहें तो हमने आपको ये बात बताई थी कि जब चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट पे, जब चार्ज क्या होता है, एट रेस्ट, तो फिर डियर स्टूडेंट्स उसके अराउंड क्या एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ और सिर्फ उसके अराउंड क्या एग्जिस्ट करता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही था। आज देखें करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, चार्जेस मोशन में है। तो फिर सबसे पहले हम करंट को डिफाइन करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको याद होगी कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। डियर स्टूडेंट्स, अब चार्जेस क्या हैं मोशन में, तो ये जो चार्जेस हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्जेस क्या हैं, मोशन में है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब जैसे ही आप इस कंडक्टर पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, सपोज कर ले ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। जैसे ही आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो इसका मतलब कंडक्टर में क्या आ जाएगा, करंट। अब जब कंडक्टर में करंट आ गया तो आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब जहाँ पे चार्जेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब डियर स्टूडेंट्स याद रहे, अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फील्ड के अपोजिट मूव करता है, फील्ड के अपोजिट मूव करता है, ऐसे ही है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अब चार्जेस क्या है, मोशन में। तो जब चार्जेस मोशन में है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है आपके पास, बी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो अब यहां से आपने क्या याद रखा कि जब चार्जेस मोशन में होंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और जब चार्जेस मोशन में होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक।
अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर। तो फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो थीटा यहां पे कितना बनेगा इन दोनों के बीच में, 90। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब चार्जेस क्या होंगे, मोशन में होंगे, तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब डियर स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं और I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T होगा, ये उसका रिलेशन है। या आप सिंपल लिख सकते हैं Q ओवर T। अब Q हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, Q इज इक्वल टू NE, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें Q की NE और डिवाइड बाय T वैसे का वैसे। तो ये भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल रिलेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करंट की अगर बात करें क्वांटिटी की, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरे नंबर पे अगर डियर स्टूडेंट्स हम इस करंट के SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, बेस यूनिट भी कह सकते हैं। तो वो क्या होगा जी, वो होगा एम्पेयर। एम्पेयर होगा। ठीक, तो 1 एम्पेयर जो होता है वो किसके बराबर होगा, इस फार्मूले को देखें, 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। तो ये जो एम्पेयर है ये SI यूनिट है, या इसको आप बेस यूनिट भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसका CGS यूनिट, करंट का CGS यूनिट, CGS यूनिट जो है करंट का, उसे आप कहते हैं एब एम्पेयर, या फिर डियर स्टूडेंट्स इसको आप कहते हैं बायोट। तो बायोट भी क्या है, करंट का CGS यूनिट है। और फिर इसी के साथ याद रखें कि जो 1 एम्पेयर की वैल्यू बायोट में होगी, 1 एम्पेयर वो होगा जी 1/10 बायोट के इक्वल। 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये भी आपसे MCQs में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज और देखें कि 1 कॉलम, तो एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसकी वैल्यू भी याद रखें क्योंकि MCQs में पूछी जा सकती है। तो एक कॉलम में आपको प्रीवियस चैप्टर में ये सिखाया होगा कि किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करते हैं, और मजीद हम यहाँ पे MCQs करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक कॉलम में 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, एक कॉलम में। अब जब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम टाइप्स की, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स की बात करते हैं। तो पहली जो इसकी क्लास होगी उसमें हम AC और DC की बात करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं AC और यहाँ पे DC। AC क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव करंट, और DC क्या है, डायरेक्ट करंट। याद रहे AC को हम ट्रीट करते हैं फेजर्स के तौर पे, और DC को हम ट्रीट करते हैं एज अ स्केलर। अब डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो और डायरेक्शन भी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो वो हमारे पास क्या है, AC। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में देखिए मैग्नीट्यूड क्या होती जा रही है, चेंज, मैक्सिमम, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर कम हो रही है, कम होते 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 जीरो। तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, AC, अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग की फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू जीरो, फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम DC की बात करें तो DC में पहला केस आ जाता है प्योर DC का, प्योर DC। तो प्योर DC से मुराद है कि ऐसा करंट जिसकी ना तो डायरेक्शन में चेंज आए और ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज आए। तो देखें हमारे पास ना तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना ही मैग्नीट्यूड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, या फिर आपके पास ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट, तो ये कहलाता है प्योर DC।
दूसरा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी कैसा होता है जी? जिसकी मैग्नीट्यूड में तो चेंज आए लेकिन डायरेक्शन में चेंज ना आए। देखिए मैग्नीट्यूड में तो चेंज आ रहा है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ये पल्सेटिंग डीसी है। तो ये थी टाइप्स हमारे पास एसी और डीसी की। तो डीसी में याद रहे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास इक्वल टू 0, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अब हम इसकी दूसरी क्लास की बात करते हैं, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी एक कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास अगर हम सर्किट में बात करें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब ऐसे ही है ना। तो अगर सर्किट में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की बात करनी हो, हायर टू लोअर, तो ये हमारे पास कहलाता है कन्वेंशनल करंट। फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कि अगर हम बात करें तब हमारे पास करंट कौन सा होगा जी? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हाई टू लो, हाई टू लो, ये हमारे पास सर्किट में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। तो वो करंट जो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करे वो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। इसी के साथ दूसरा है जी फ्रॉम लो टू हाई। तो सर्किट में देखिएगा, ये मैं एरो से शो कर रहा हूं, ये जो हमारे पास करंट है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करे वो हमारा करंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इसे हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें याद रखें कि ये जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इनका रेफरेंस तो डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका क्या रहेगा? सर्किट में कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जितना कन्वेंशनल करंट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, लेकिन इनका रेफरेंस क्या है? डिफरेंट। तो फिर यहां पे पॉइंट लिख लें कि इन दोनों करंट्स का जो रेफरेंस है ये क्या होगा? डिफरेंट। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम रहेगा। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा जी? इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। जितना सर्किट में कन्वेंशनल करंट उतना ही इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है करंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास करंट के ये 3 फार्मूला होंगे जो आपने याद रखने, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। और अगर हम रोटेटरी मोशन की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे पास करंट का क्या फार्मूला होगा उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो सबसे पहले अगर वो बात करें एक कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर आपको करंट चाहिए तो फिर आपके पास रिलेशन क्या होगा? NQ डिवाइड बाई T। अगर आपको वो स्पेसिफिक बात करे कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपके पास करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू N इंटू Q और इंटू A। A यहाँ पे क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है। फिर से सुन लें, अगर कंडक्टर में
किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू बात करें तो फिर करंट का ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। अगर वो स्पेसिफिक कर दे कि पर सेकंड पर यूनिट एरिया तो फिर आप करंट का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपसे वो बात करे पर यूनिट वॉल्यूम की तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये आप रिलेशन यूज़ करेंगे, I = N × A × Q मल्टीप्लाई बाय V। V यहाँ पे वेलोसिटी है, Q यहाँ पे चार्ज है, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये 3 फार्मूलाइज आप याद रखेंगे जो कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तौर पे अप्लाई होंगे। अब यदि इन रोटेटरी मोशन फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है और वो कहता है कि उस सर्कल में चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो फिर आपके पास करंट का फार्मूला क्या होगा? तो I = Q/T था ना, तो 1/T को हम लिख सकते हैं ना F। तो यहाँ पे ये आ गया F, ये बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी ही है F। अब F को हम लिख सकते हैं 1/T और T हम जानते हैं 2π/ω होता है, ऐसे ही है ना, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। तो T = 2π/ω, यही T की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे पुट करें और फिर देखें क्या होता है, 1/2π/ω। अब ये ओमेगा ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा तो ω/2π F की जगह आ जाएगा ना, F = ω/2π। तो इस F की जगह मैंने लिख दिया ω/2π। तो I = Q × ω/2π। ये आपके पास करंट का मैथमेटिकल रिलेशन होगा जब आपके पास रोटेटरी मोशन की बात कर रहा होगा तब। अब डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो कुछ डिस्कस किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे 2-3 MCQs डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो फर्स्ट MCQs को देखिएगा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से पर सेकंड अगर 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो फिर बताएं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप अभी ये फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं I = NE/T। तो इस फार्मूले को यूज करें, I = NE/T। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए N। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा N अपनी जगह पे, T इधर जाके क्या हो जाएगा, I के साथ मल्टीप्लाई। तो I × T, T की जगह 1 लिख दूं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया जी 1, क्योंकि पर सेकंड की बात कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू। ठीक, तो अब वैल्यूज पुट करें, N = I 1 मिली एम्पेयर, मिली में क्या होता है 10⁻³ डिवाइडेड बाय चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। अब डियर स्टूडेंट्स ये रहेगा जी, सॉल्व करें 1 डिवाइडेड बाय 16 × 10⁻³ और अगर 16 कर दिया है तो इसका मतलब पॉइंट को आपने आगे मूव कराया ना, तो इसकी पावर में एक बढ़ जाएगा, तो -20। तो ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा +20। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये बच जाएगा जी N = 1/16 मल्टीप्लाई 1/16 मल्टीप्लाई 10⁻17। ठीक, 20 - 3 आंसर क्या आएगा 17। तो अब डियर स्टूडेंट्स 1/16 का मतलब क्या है, अच्छा मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूं, 1/16 का मतलब है 0.0, ऐसी है ना, 625 मल्टीप्लाई 10⁻17 ये आएगा। 1/16 किसकी इक्वल होगा, 0.0625 और 10⁻17 वैसे का वैसे। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस पॉइंट को 1 प्लेस फिर आगे फर्दर 2 प्लेस मूव कराता हूं तो इसका मतलब पॉइंट आगे जाएगा, यहां से 2 निकल जाएंगे ना, पावर कम हो जाएगी, या आप -2 ऐड कर दें, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा जी आपके पास आंसर 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻15। तो ये होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जो आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगी उनके अंदर आप देखेंगे तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो बड़ा आसान सा था, जो हमने मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे पढ़ा है उसी को यूज़ करके आपने MCQ सॉल्व करना है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी
कहता है 10 रेज टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटालिक सरफेस। बहुत आसान है, यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपने एमसीक्यूज को समझना कैसे होता है वो जरा गौर कर लें। कहते हैं 10 रेज टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटालिक सरफेस, चार्ज ऑन इट विल बी। अगर एक न्यूट्रल मेटालिक सरफेस से 10 रेज टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं, तो फिर बताएं चार्ज ऑन इट विल बी, तो उस पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपको गिवन होगी। सपोज कर लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं जो वहां पे होंगे वो तो फिर आप देख ही लेंगे, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कैलकुलेशन का। तो सपोज करते हैं पहली जो ए ऑप्शन होगी उसमें आंसर है, सपोज करें माइनस में, आंसर का नाम रख देता हूं ए। आप कैलकुलेशन पूरी करेंगे, मैं आपको सिर्फ अभी हिंट दे रहा हूं। दूसरी वैल्यू पॉजिटिव कह लें बी, कुछ भी आंसर होगा वैल्यू होगी। और तीसरी फिर आप कर लें यहाँ पे कोई और सी नेगेटिव, और फिर यहाँ पे कर लें प्लस का डी, कोई भी वैल्यूज हैं, ए वैल्यूज के नाम रख दिए ए बी सी डी समझाने के लिए सिर्फ। अब देखें यहाँ पे जरा गौर करें, 10 रेज टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटालिक सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से रिमूव होगा तो पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक बात तो हमें कंफर्म हो गई कि आंसर किस में होगा, पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए ये वाली दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकती ना, इसकी तरफ आपने ध्यान ही नहीं देना। ये दो हो गई कैंसल, ए भी कैंसल हो गई और सी भी कैंसल हो गई। अब इसका मतलब ये वो दो ऑप्शंस हैं जिन पे गौर किया जा सकता है, या तो आंसर बी वाला होगा या फिर डी वाला होगा। अब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे यूज करेंगे, अब यहाँ पे देखें जी, हमें चाहिए बेसिकली चार्ज। तो I इज इक्वल टू Q ओवर T, ये फार्मूला पड़ा है। लेकिन इससे बेहतर अगर हम सिर्फ Q का, Q इज इक्वल टू N इंटू E, यही जानते हैं ना। तो हमें क्या चाहिए, चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए हैं। तो ये देखें जी, चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए Q अपनी जगह पे, N कितने हैं 10 रेज टू पावर 10, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 19। अब डॉक्टर साहब इसको सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 19 और प्लस का 10। तो ये आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 19 प्लस का 10, पीछे क्या बच गया माइनस का 9। ठीक, तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू या आंसर आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन गिवन होगी तो ठीक है, ठीक, और अगर ये वाली ऑप्शन गिवन नहीं होगी तो आप इसमें माइक्रो में है या कुछ जो भी वैल्यू होगी तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल फार्मूला आप सिंपल ये यूज करेंगे, ये आपको बताने का मकसद था। अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की। कहता है कि अगर एक कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू 2 एम्पेयर करंट पास करे, तो आप हमें बताएं कि टाइम 10 मिनट, दोबारा सुन लें। कहता है अगर 10 मिनट में 2 एम्पेयर करंट इस कंडक्टर में से पास कर रहा है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे। अगर 10 मिनट के लिए 2 एम्पेयर का करंट इस कंडक्टर में से पास करे, तो आप बताएं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसको भी आपने सॉल्व कैसे करना है कि देखें, I इज इक्वल टू Q ओवर T, Q क्या है NE डिवाइड बाई T। तो यहां से हमें क्या चाहिए N, हमने N कैलकुलेट करना है ना। तो N इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई E। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। N इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है 2 एम्पेयर, 2 मल्टीप्लाई T, टाइम कितना है 10 मिनट,
तो 10 मल्टीप्लाई 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप बैठ के खुद कर लें कि 6 1 द 6 और 6 2 द 12, यह आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लें तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको आप ऑप्शन में देख सकते हैं। बस तरीका आपको आना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ्स की, क्योंकि आप रिलेशन पढ़ के आ रहे हैं Q ओवर T इज इक्वल टू आई है ना। तो अगर QT ग्राफ आ जाए तो QT ग्राफ हमारे पास कैसा होगा जी, स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास QT ग्राफ है और QT ग्राफ हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहां पे देख लेते हैं। हमें क्या निकालना होगा, स्लोप। स्लोप किसके इक्वल होता है, tan थीटा, और इसी स्लोप को आप ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट। ठीक, तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब यहां पे कोई भी आप 2 पॉइंट्स ले लें, ये यहां पे, तो देखें ये आपके पास डेल्टा y आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा। तो किसी भी 2 पॉइंट्स का अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो इजीली निकाल सकते हैं। या फिर ये देखें अलॉन्ग y एक्सिस क्या है, q, तो फिर मैं लिख सकता हूं ना डेल्टा q डिवाइडेड बाय अलॉन्ग x एक्सिस क्या है, टाइम, तो डेल्टा t। अब डेल्टा q ओवर डेल्टा t किसके इक्वल है, I, करंट है ना, तो ये आ गया I के इक्वल। तो इसका मतलब जो स्लोप है, स्लोप ये हमें QT ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, करंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक, I की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर ग्रेडियंट पूछ ले तब भी आपने यही आंसर देना है, ग्रेडियंट, वो भी क्या है, I के इक्वल है, Q ओवर T के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से बनेंगे MCQs। तो एक MCQs यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्लोप आपको QT ग्राफ का निकालना आ गया है और जो QT ग्राफ की स्लोप है वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही है, करंट की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा, फार्मूला आपकी हेल्प करेगा। तो अब MCQs ये है कि QT ग्राफ है, उसके अंदर 2 हमारे पास ग्राफ हैं, A एंड B। तो अब A और B, A जो है वो सपोज कर ले 30 के एंगल पे है और ये क्या है 60 के एंगल पे। अब वो आपसे कह सकता है कि बताइए इनमें से स्लोप किसका ज़्यादा है, A का या B का। इस तरह के और भी दे सकते हैं यहाँ पे CD। तो आप बताएं कि A और B में से किसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा। तो स्लोप किसका ज़्यादा आ रहा है, B का। तो ज़्यादा कि ना, एंगल किसका ज़्यादा है, B का, तो इसका मतलब स्लोप B का ज़्यादा होगा। सिंपल इस फार्मूले से tan थीटा। ठीक, एंगल ज़्यादा तो स्लोप भी ज़्यादा। अब अगर वो आपसे MCQs में ये पूछ ले कि यही चीज़ वो गिवन दे और कह दी करंट की रेशियो आप फाइंड आउट करें IA ओवर IB, तो यहाँ से आप करंट की रेशियो फाइंड आउट करें। अब करंट की रेशियो निकालने के लिए आपको पता है आप स्लोप निकालेंगे, क्योंकि स्लोप किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, करंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे स्लोप निकालता हूँ। पहले निकालते हैं जी IA, तो सिंपल IA डिवाइड बाय IB। तो देखें IA स्लोप ही है ना, करंट, तो A का जो करंट है, स्लोप है, वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। तो ये देखें जी tan थीटा कितना है 30, तो ये आ गया 30 डिवाइड बाय tan इनटू B का कितना आएगा 60, तो ये आ गया 60। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें tan 30 की वैल्यू क्या होती है और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, पुट करें आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं tan 30 और tan 60, ये आपने ज़बानी याद रखनी है। तो ये एक टेबल छोटा सा याद रख ले साइन कॉस tan का। इसके अलावा अगर आप कोसिकेंट सीकेंट और tan आगे याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज वो इतना यूज़ नहीं होते, आप साइन और कॉस और tan याद रख लें। तो 0 30 45 60 90, तो ये देखें ये रट्टा मार लें इसको, ठीक है ना,
पहले क्या आ जाएगा साइन 0 0, साइन 30 क्या होगा 1/2, फिर क्या होगा जी 1/√2, फिर उसी 2 की क्या ले ले स्क्वायर रूट ले ले, फिर होगा डियर स्टूडेंट्स एक नई चीज √3 डिवाइड बाय 2, और फिर देखें यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या होगा 1। पहली लाइन तो ये याद कर ले, रट्टा लगा ले, ठीक। उसके बाद अगली चीज देखते हैं जी, ये जो 1 है ना डियर स्टूडेंट्स, ये 1 इसको स्टार्ट में ले आए, उलट करने काम, और ये जो 0 है इसको लास्ट में चले, ये हो गया, ठीक, जगह चेंज कर दी ना। अब फिर इन 3 पे गौर करना है, इसकी भी जगह चेंज करना है, इसको पहले ले आए √3 डिवाइड बाय 2, और इस वाले को इधर ले आए 1 डिवाइड बाय 2, और ये वाला बीच वाला वैसे का वैसे रहेगा। लो जी, ये कॉस की कहानी भी खत्म हो गई। अब है tan की कहानी। तो tan के लिए आप क्या करेंगे tan के लिए यहाँ पे गौर करना है, √3 है ना, तो ये है 1 डिवाइड बाय √3, यानी कि जो दो पहले हैं, तो 1 डिवाइड बाय √3। अब 1 ऊपर वाला पहले और √3 वाला बाद में, सही हो गया जी यहां तक। 1 डिवाइड बाय √3। आगे हमारे पास क्या है, आगे क्या होगा tan 60। तो tan 60 की वैल्यू मेरा ख्याल है आपके पास रहेगी, नहीं, गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पे देखें ना, ये 0 है ना, तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, पहले tan 0 0 रहेगा, फिर आपके पास आएगा 1/√3, और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। सही। ये ऐसे कर लें, गलत कर रहे हैं हम लोग। ये तो हो जाएगा ना 0, tan 0 0, फिर देखें यहाँ पे आपने वही काम करना है, 1 डिवाइड बाय √3, और फिर यहाँ पे देखें 1 पहले और फिर क्या है 3, तो √3, और फिर tan 90 क्या हो जाता है नॉट, या फिर बल्कि सीधा आप इन्फिनिटी कर लें, अनडिफाइंड, ठीक है जी। तो ये आपके पास देयर स्टूडेंट्स टेबल होगा एंगल्स पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि tan 30 कितना है जी, tan 30 1/√3, तो 1/√3 डिवाइड बाय tan 60 क्या है, tan 60 पे देखें √3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय √3 डॉट √3, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर दूं ना यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1:3। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1:3। तो जो 1:3 की ऑप्शन होगी वो आप इजीली सेलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं जी आगे, चार्ज कैरियर्स। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अगर हमारे पास कंडक्टर के अलावा क्या है, गैसेस सिस्टम है या कोई इलेक्ट्रोलाइट का सिस्टम है, तो फिर चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, किसकी वजह से करंट होगा। तो इसीलिए पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि चार्ज कैरियर्स अगर हमारे पास मेटल्स होंगी, तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये MCQs आ सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, टॉपिक आपको बड़ी डिटेल में हमने समझाया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, और अगर आप टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक की अलग से डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, और साथ साथ हमने MCQs भी वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे जी, आयंस होंगे, ठीक। इसी तरह डियर गैसेस की अगर हम बात करें तो इन दोनों को ऐड कर दें, इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या होंगे, आयंस होंगे। और लास्ट में क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स, ये होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक एक नज़र देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, इतने में आसान हो जाए। फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं।
चले जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि जब आपके पास कंडक्टर होगा तो कंडक्टर में जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो फिर वहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारे पास वही कंडक्टर, उस कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस टाइम यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या है, थर्मल एनर्जी। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है ना, मूव कर रहे होंगे, लेकिन करंट यहाँ पे नहीं है। नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0। तो नेट करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 इस कंडीशन पे। और ये चीज़ें सारी आपको हमने पढ़ाई हुई हैं टॉपिक में। तो अगर आप टॉपिक देखना चाहते हैं, फिर से कह रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाएं चैप्टर 13 की और वहाँ पे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कंडीशन है कि पहले वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करवाएं। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करवाएंगे तब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 0। तो फिर मैं यहाँ पे पहली बात यही आपको बता देता हूँ कि भाई इफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। और अगर डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी नॉट इक्वल टू 0। अब इस टाइम देखें कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हमने यहाँ पे, नहीं। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो इस कंडीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करें क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव। अब देखें जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब वो अलाइन कर रहे होंगे उसी टाइम हम क्या बोलते हैं कि ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ड्रिफ्ट। इसकी एग्जांपल आप आसान से आसान यूँ समझें कि जब आप गाड़ी कार हाई स्पीड से मूव करवा रहे हो और फिर अचानक से आप क्या करें, हैंड ब्रेक का यूज़ करें, तो कार क्या करने लग जाती है, ड्रिफ्ट करने लग जाती है ना। तो सिमिलरली जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम जो उन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज स्पीड होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती, चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड है उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि एवरेज स्पीड ऑफ चार्जेस क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि चार्जेस की बात करनी है, चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज स्पीड होगी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नॉट करंट की एवरेज स्पीड की बात नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। कुछ बच्चे ये भी कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या याद रखेंगे आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू स्मॉल रहेगी लेकिन करंट इस कंडक्टर के थ्रू या सर्किट में लार्ज होगा, लार्ज रहेगा, ये भी याद रख लें। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है v इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाई ई मल्टीप्लाई बाई एरिया। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन। तो इसमें आई क्या है, करंट, एन क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे समझते हैं कि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक डेंसिटी को, और इलेक्ट्रिक डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी बोलना है इसको। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू।
और ए क्या है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कंडक्टर है ना, तो ये जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है ए, ठीक है ना, ये वाला। अब डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V ओवर आर। तो फिर इस I की जगह अगर मैं लिखूं V ओवर आर तो कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और आपको रिलेशन मिल गया, V डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय R। R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, और V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक और चीज़ देखें, I डिवाइड बाय A, यानी कि ये वाली चीज़ देखें, I डिवाइड बाय A, तो करंट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, ये कहलाता है करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को आप डिनोट करते हैं J से। ये भी सम टाइम वो आपसे पूछ सकता है। लो जी, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड है ना चार्जेस की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी जी यूनिफॉर्म। ये याद रख लें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर, इसकी वैल्यू का ऑर्डर, तो वो याद रख लें, आपकी बुक में दिया गया है। ऑर्डर कितना है जी, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कंपेयर करना चाहें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के साथ, तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें ड्यू टू थर्मल एनर्जी, अगर हम रूम टेम्परेचर की ही बात कर लें बेशक, तो उस टाइम, यानी कि अभी E नहीं है, उस टाइम हमारे पास ड्यू टू थर्मल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसको अगर हम इस ऑर्डर के साथ कंपेयर करें तो फिर याद रख लें उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं और उसका ऑर्डर होगा 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। और ये वैल्यू फिक्स नहीं होती बल्कि रेंज में लाई करती है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी एट रूम टेम्परेचर कह लें वो सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होगी, या फिर आप आसान भाषा में यूँ समझ सकते हैं कि भाई जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो उस टाइम ड्यू टू थर्मल एनर्जी जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 10⁻⁵ टू 10⁻⁶ की रेंज में लाई करेगा। अब लास्ट में बात करते हैं जी इस फार्मूले में, देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी I के साथ क्या रिलेशन बना रही है, डायरेक्ट, V के साथ कैसा रिलेशन बना रही है, डायरेक्ट। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस V के। तो इसी से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे MCQs डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ और कि यहाँ से देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी R के साथ कैसा रिलेशन बना रही है, इनवर्स, इनवर्स। और R जो होता है रेजिस्टेंस, ये लेंथ के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, डायरेक्ट। तो फिर लेंथ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन कैसे बनेगा, इनवर्स। तो ये आ गई लेंथ। अब हमें पता है टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो फिर इसका मतलब टेम्परेचर का लेंथ के साथ या रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन डायरेक्ट, तो इधर VD के साथ वो भी इनवर्स, तो 1/T। ठीक हो गया। तो ये तीन आपको MCQs मिल गए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और लास्ट MCQs डिस्कस करने लगे हैं कि सपोज करें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एरिया है, एरिया, ये इस सिलेंडर का क्या होगा, एरिया होगा πr², यानी कि एरिया क्या है, πr²। अब यहां से देखें एरिया के साथ रिलेशन क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इनवर्स। तो फिर रेडियस के साथ क्या होगा, इनवर्स है। लेकिन याद रहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एरिया के साथ रिलेशन इनवर्स और आर के साथ भी इनवर्स, लेकिन आर के ऊपर क्या रहेगा, स्क्वायर। यह बात भूलनी नहीं है, आर के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। अच्छा, ये वाली कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब, यहां पे गौर करें, करंट कांस्टेंट रहेगा। जब करंट कांस्टेंट होगा फिर आपने कहना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के या रेडियस के। डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड हो गया था वीडियो का, मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। फिर से यहां पे बता देता हूं कि जब करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट,
तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के साथ रिलेशन बनाएगी इनवर्स, और रेडियस के साथ भी इनवर्स। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट ना रही, फिर याद रखिएगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया और रेडियस होगी। तो फिर इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आपने करंट को देखना है। यहाँ पे देखें हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म, बल्कि पहले कंडीशन लगा लें, वो ज़रूरी है ना, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। इफ करंट क्या है जी? कांस्टेंट। करंट क्या है? कांस्टेंट। और ये कैसा पाइप आपको नजर आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर कह लें, ठीक है। तो उसके इस एंड से भी करंट आई पास कर रहा है और इस एंड से भी करंट क्या पास कर रहा है जी? आई। यानी कि आई क्या है? कांस्टेंट। तो फिर वो आपसे पूछता है कि बताएं इस एंड पे, इसको कोई भी नाम दे दें ए और इसको नाम दे दें बी, बताएं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ए पे ज़्यादा होगी या बी पे ज़्यादा होगी, ये भी पूछ सकता है, या फिर इन दोनों में से कोई एक पॉइंट मेंशन कर देगा। तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, उसके अंदर करंट आई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो जब आई कांस्टेंट हो तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखें, वो एरिया के साथ कैसा रिलेशन बनाएगी? इनवर्स। तो यहां पे देखें इस एंड पे एरिया क्या है? ज्यादा। इस एंड पे एरिया क्या है? कम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के साथ, अगर एरिया ज्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहां पे कम। तो एरिया यहां पे ज्यादा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? कम होगी। इसी तरह यहां पे एरिया कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी? ज्यादा। और अगर वो यहां पे कह देता कि करंट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, फिर डियर स्टूडेंट्स ये एरिया पे डिपेंड ही ना करती, फिर आपने ये रिलेशन नहीं लगाना, क्योंकि यहां पे देखें ना, तीन चीजों में से एक चीज तो आपको कांस्टेंट करनी पड़ेगी ना। तो आई कांस्टेंट रहेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन बनाएगी। अब वो बेशक आपको आर की वैल्यू चेंज करके बता दें एमसीक्यूज में, तो आप इजीली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी एमसीक्यूज बनाएगा वो आपको आ जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट। अब डियर स्टूडेंट्स सोर्स ऑफ अ करंट। तो सोर्स ऑफ अ करंट के टॉपिक में हमने एनएमडी कैट के लिहाज से क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो ज़रा देख लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में टॉपिक समझना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं सोर्स ऑफ करंट पे वीडियो। तो फिलहाल आप इतना याद रखें, सोर्स ऑफ करंट ऐसा सोर्स जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन शर्त क्या लिखनी है यहां पे साथ में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तब जो है आपके पास वो सोर्स जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो कहलाएगा सोर्स ऑफ करंट। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट। अगर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो रहा हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट ना रहे तो उसे आप सेंसर कह सकते हैं, सोर्स ऑफ करंट नहीं कह सकते। ये बात याद रखिएगा। जिसमें आप सेंसर में एग्जांपल क्या ले सकते हैं? माइक की। ठीक है, माइक्रोफोन जो है वो आपकी एग्जांपल है सेंसर की। तो उसमें देखते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसीलिए वो आपके पास क्या है? सेंसर की एग्जांपल है। अब इसमें सोर्स ऑफ करंट हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, जिसकी एग्जांपल में हम पहले मेंशन कर रहे हैं जनरेटर,
अब जनरेटर क्या है? सोर्स ऑफ करंट है। क्या करता है ये डियर स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेल, जिसमें आपकी बुक में बताया गया है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। तो सेल क्या काम करते हैं जी? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है सोलर सेल। ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, किस में डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। लास्ट में क्या है? थर्मोकपल, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थर्मोकपल में भी आप क्या करते हैं? हीट एनर्जी, थर्मोकपल क्या करते हैं जी? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने सोर्स ऑफ करंट में बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। तो इफेक्ट हमारे पास 3 है, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट, और नंबर 3 हमारे पास क्या है? केमिकल इफेक्ट। तो वन बाय वन थोड़ा सा हम इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया डियर स्टूडेंट्स? हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जी जॉल्स लॉ या जोल्स लॉ, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं, जॉल्स लॉ, ठीक। क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए इसको। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया? मैग्नेटिक इफेक्ट को तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट को एम्पियर्स लॉ ने एक्सप्लेन किया। एम्पियर्स लॉ। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स लास्ट में याद रखिएगा केमिकल इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया? केमिकल इफेक्ट को डिस्क्राइब किया जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। ये अब डियर स्टूडेंट्स जॉल्स लॉ क्या कहता है? तो उसकी इक्वेशन याद रखिएगा कि H इज इक्वल टू, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट की बेसिकली इक्वेशन है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R मल्टीप्लाई T। ये आपके पास इक्वेशन है, यानी कि वो आपके पास डिवाइसेस जिनमें से करंट फ्लो करे तो वहाँ पे हीट का इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। तो इसकी इक्वेशन क्या है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R मल्टीप्लाई बाई T। अब डियर स्टूडेंट्स इसी H को आप E भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, अब आई स्क्वायर R मल्टीप्लाई T। वैसे अब एक चीज़ और याद रखें, पावर किसके इक्वल होती है? पावर P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I, और अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई बाय आई। वैसे अब ये क्या बन गया? आई स्क्वेयर इनटू आर, यानी कि जहाँ पे आपको आई स्क्वेयर आर दिखे वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? P। तो यही चीज़ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखें जी एनर्जी, या इसको आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? P
मल्टीप्लाई ये टी वैसे का वैसे। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपके पास इक्वेशन एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या होंगी। बस जो बातें इंपॉर्टेंट हैं आपने वही यहाँ पे डिस्कस करनी है, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेशन में जो सबसे पहले एग्जांपल आती है वो है फ्यूज़ की। फ्यूज़, सेकंड नंबर पे आप हीटर की एग्जांपल दे सकते हैं, इसके अलावा भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, एटसेट्रा। अब आते हैं जी एम्पेयर्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स एम्पेयर्स लॉ की जो इक्वेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2πr, ये इक्वेशन है। अब इसमें देखें दो ही चीज़ें हैं कि जो B है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, और B जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। दोनों पे डिपेंड करेगा, I पे भी और R पे भी। और जो म्यू नॉट की वैल्यू है वो आप याद रख लें 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ वेबर, ठीक है। बल्कि इसको हम आगे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसकी वैल्यू आती कैसे है और हमने ये इक्वेशन में किस तरह से फाइंड आउट करके पुटिंग करनी है। तो एमसीक्यूज करेंगे उसमें आपको वैल्यूज हम पुट करवा देते हैं। तो फिलहाल ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बी आई पे और आर पे। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। तो इसका उलट कर दें, फ्यूज है ना, तो रेप्लिका ऑफ फ्यूज, यानी कि जिसको हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, ब्रेकर, ठीक। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स याद रख ले सेकंड पॉइंट कि हर वो चीज़ जिसमें से करंट पास करे और वो रोटेट करना स्टार्ट कर दे, करंट के मूव करते ही वो चीज़ या ऑब्जेक्ट आपका या डिवाइस डिफ्लेक्शन शो करे, रोटेशन शो करे, तो वो सारी की सारी आपके पास एप्लीकेशन जो हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट में आएगी। जैसे आप गैल्वेनोमीटर की एग्जांपल ले सकते हैं, इसके अलावा आपके पास फैन की एग्जांपल हो सकती है कि करंट गया, फैन का करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो सारी एग्जांपल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि केमिकल इफेक्ट। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस पे आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 13 की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे समझाया हुआ है, साथ में एमसीक्यूज भी बनवाए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट याद रखिएगा कि इसको जो इक्वेशन एक्सप्लेन करेगी मैथमेटिकल, वो इक्वेशन क्या होगी, वो होगी I इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय डेल्टा M मल्टीप्लाई बाय टाइम T। ये इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करती है प्रॉपर तरीके से। अब इसमें Z क्या है, Z है डियर स्टूडेंट्स बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद डेल्टा M क्या है, ये जो डेल्टा M है डियर स्टूडेंट्स, ये डेल्टा M है चेंज इन, याद रख लें इसको, चेंज इन मैस ऑफ इलेक्ट्रोड की बजाय आप लिखें कैथोड, क्योंकि आयन किस पे डिपॉजिट होते हैं, कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं ना, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और T क्या है, टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो चलेगा। T क्या है, टाइम, कि कितने टाइम के लिए ये प्रोसेस जो है वो चलेगा। अब लास्ट में एप्लीकेशन, तो इसकी एप्लीकेशन में याद रख लें, यहाँ पे लिख देता हूँ, अब पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बहरहाल मैं लिख ज़रूर देता हूँ। एप्लीकेशन में आप लिखें जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दूसरी आप लिख लें जी सेपरेशन ऑफ मेटल्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ओहम्स लॉ। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओहम लॉ। तो इसमें से क्या क्या हमने यहाँ पे डिस्कस करना है ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, ओहम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ओहम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ like law of gravity, उस तरह का ये ओहम लॉ नहीं है। तो ये आज भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रख लें। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओहम्स लॉ को प्रपोज्ड बाय जॉर्ज साइमन ओहम। जॉर्ज साइमन ओहम। ये वो साइमन कंडक्टेंस वाला यूनिट नहीं है, वो SEIMEN है, ठीक है ना, ये SI है, याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेशंस। तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिटेशन। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप ओहम लॉ को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली चीज़ क्या है कि फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखनी चाहिए। फिजिकल जो कंडीशंस होंगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। जिसमें आप रेजिस्टेंस की बात कर लें, कांस्टेंट रहनी चाहिए रेजिस्टेंस। टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो फिर आप ओहम लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ओहम लॉ की दो इक्वेशंस आप यहाँ पे याद रखेंगे कि एक रिलेशन आता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और दूसरा आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये दोनों इक्वेशंस ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ओहम लॉ की ये इक्वेशन देखी जाए, V इज इक्वल टू IR, आप यही पढ़ के आ रहे हैं ना, जब भी हम बात करते हैं ओहम लॉ की तो V इज इक्वल टू IR कहते हैं। याद रखिएगा, V इज इक्वल टू IR ये ओहम लॉ की इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन ओहम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती। ये रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन यूज की जाती है। ओहम लॉ की जब भी आप बात करेंगे तो ओहम लॉ के लिए कंडीशन क्या है? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या मैथमेटिकली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दोनों बातें ठीक हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है। इसके लिए क्या कांस्टेंट यूज होगा, इसके लिए क्या कांस्टेंट यूज होगा, वो देखते हैं। मैथमेटिकली दोनों इक्वेशंस ठीक हैं, लेकिन जब आप फिजिकल मीनिंग यूज कर रहे होंगे तब खासकर जो इंजीनियर लोग होते हैं वो ये वाला रिलेशन यूज करते हैं फिजिकल मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि I डिपेंड करता है V पे, कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाओगे तो करंट आएगा ना। तो इसीलिए आप फिजिकल मीनिंग में इसी को याद रख लें, लेकिन मैथमेटिकली दोनों इक्वेशंस बिल्कुल ठीक है और प्रूफ हो जाती है, सिर्फ इनमें कांस्टेंट का फर्क आएगा। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या है? रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की इक्वेशन है। ओहम लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती। ओहम लॉ को सेटिस्फाई ये रिलेशन करेगा जिसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ओहम लॉ की इक्वेशन है। क्लियर हो गया? अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट यूज होगा, और वो कांस्टेंट होगा I इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो हम करते हैं 1/r। अब देखें ना, 1/r भी एक कांस्टेंट ही है, और ये वाला V वैसे का वैसे। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं V इज इक्वल टू, यानी कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा कर कांस्टेंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? R, रेजिस्टेंस।
अब ये जो 1/r है ये है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, तो उसे G से डिनोट करते हैं G, और ये V वैसे का वैसे। और इधर हमारे पास वही चीज़ है कि V इज इक्वल टू IR, और R क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे क्या है? G, देखे ना दोनों कांस्टेंट डिफरेंट है। यहाँ क्या है? G कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस। अब जब ये वाला R इधर जाएगा तो V इज इक्वल टू IR, और ये भी V इज इक्वल टू IR। तो देखा मैथमेटिकल कोई फर्क नहीं है, इक्वेशन सेम आ रही है, V इज इक्वल टू IR। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अगर आपको V चाहिए तो IR के इक्वल होगा, और अगर यहाँ से I चाहिए तो वो क्या होगा? V/R। लेकिन ये इक्वेशन किसके लिए यूज़ की जाती है? रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो फिर रेजिस्टेंस को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? V/I। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा MCQs या नोट इंपॉर्टेंट है कि ओहम्स लॉ इज द एनालोगस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। क्या लिखेंगे आप? न्यूटन सेकंड लॉ, उससे रिलेट करता है ये न्यूटन सेकंड लॉ। ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो डियर स्टूडेंट्स ओहमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई करें। क्या करें? इजीली ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई करें। और ओहम लॉ क्या है वो भी आपको बताया है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि इस इक्वेशन को जो डिवाइसेस सेटिस्फाई करेंगी वो सारी की सारी ओहमिक डिवाइसेस में आएंगी। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सही। और इस केस में रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसी चीज़ को आप यूं भी कह सकते हैं, अगर कुछ बच्चों के जहन में आ रहा है तो वो भी ठीक है, सही है ना। तो R क्या रहेगी ओहमिक डिवाइसेस में? कांस्टेंट रेजिस्टेंस। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखें, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये दोनों का जो परसेंट होगा ना वो डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितने परसेंट I बढ़ेगा उतने ही परसेंट V बढ़ेगा, या जितने परसेंट V बढ़ेगा उतने ही परसेंट I बढ़ेगा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पे हम दोनों का ग्राफ डिस्कस करते हैं। V को हमने लिया अलॉन्ग x एक्सिस, I को लिया अलॉन्ग y एक्सिस। एक्चुअल में ऐसे ही लिया जाता है क्योंकि I V पे डिपेंड करता है। V क्या है? इंडिपेंडेंट। भी पहले V होगा तो I आएगा ना, तो V यहाँ पे किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। I मोहताज है किसका? V का। बात समझ आई? तो इसीलिए हमने I को y के अलॉन्ग लिया है, यानी कि ये डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। तो अगर आप V इधर ले लेंगे I इधर ले लेंगे तब भी ठीक हो जाएगा, गलत नहीं होगा। फिर थोड़ा सा आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है तो उसको उलट करने से रिजल्ट भी थोड़ा सा उलट हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पहले आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि अलॉन्ग x एक्सिस V है और अलॉन्ग y एक्सिस I है। अगर यहाँ पे उलट करेंगे तो फिर ये वाली चीज़ें भी जो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं ये रिवर्स हो जाएंगी, याद रखिएगा। तो देखते हैं जी ग्राफ कैसे बनेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, R कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ बनेगा लीनियर। ये होगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें जितने परसेंट आपके पास V चेंज होगा उतने ही परसेंट I। जिस मर्जी पॉइंट पे आप चेक कर लें, देख रहे हैं ना गैप बराबर का आता जा रहा है। तो ये आपके पास क्या है? स्ट्रेट लाइन, और यही हमारे पास ओहमिक डिवाइसेस का ग्राफ है, जिसमें ये ग्राफ बता रहा है कि R की जो वैल्यू है R वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक, रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स इस ग्राफ से हमने क्या करना है? स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? IV ग्राफ की, VI नहीं कह रहा, IV कह रहा है। तो स्लोप क्या होता है? डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो यहां से देखें डेल्टा y क्या है? I, और x के अलॉन्ग क्या है? V। तो स्लोप बन गया जी I ओवर V। अब I ओवर V यहां से देखते हैं, I ओवर V। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ R इज इक्वल टू, देखें यहां पे V ओवर I।
मुझे क्या चाहिए I/V, तो इसको रिवर्स कर दें, नीचे क्या है 1, तो ये जाएगा बन जाएगा 1/R इज इक्वल टू I/V। अब डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास I/V किसके इक्वल आ रहा है 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो फिर यहाँ पे लिख दें 1/R। अब जो 1/R है ये किसका इक्वल है, कंडक्टेंस, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम शो करते हैं डियर स्टूडेंट्स G से। कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं, G से, यहाँ पे किया हुआ है। तो स्लोप हमें यहाँ पे IV की स्लोप हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रही है, कंडक्टेंस की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि स्लोप मेरा क्या रहेगा, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो स्लोप भी मेरा जो कि कंडक्टेंस की इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी रहेगी कांस्टेंट। तो ये था ओहमिक डिवाइसेस के अंदर जो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आ जाइए नॉन ओहमिक में। नॉन ओहमिक में डियर स्टूडेंट्स दो ही चीज़ें होंगी कि सबसे पहले तो देखें कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होगी और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होगा, दोनों इफेक्ट होंगे नॉन ओहमिक में। पहला केस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी बनाएगी और रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन भी बनाएगी। अब ये वाली सिचुएशन कब होगी और ये वाली सिचुएशन कब होगी उसको ज़रा देख लेते हैं। वही ग्राफ लें I और V का, अलॉन्ग वाई एक्सिस I, अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है V। तो अब डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या है डायरेक्ट, यानी कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ये कहाँ पे होगा, ऐसा आपको कहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखेगा फिलामेंट लैंप में या टंगस्टन फिलामेंट। ठीक, टंगस्टन फिलामेंट के केस में आप यही चीज़ देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। और बाकी जो आपके पास सेमी कंडक्टर्स हैं, आप बल्ब की एग्जांपल ले लें, डायोड्स की एग्जांपल ले लें, उसमें जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम, ऐसा देखने को आपको मिलता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो ऐसे बनेगा। ठीक, अब देखें इस ग्राफ पे गौर करें, करंट बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ते जा रही है, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ये वाला ऐसा आया, पहले कैसा रिलेशन चल रहा है, लीनियरली, पहले रिलेशन चल रहा है यहाँ तक लीनियरली। फिर देखें एक वक्त आया जब आपको ये चीज़ देखने को मिली, किस केस में, शायद बोले टंगस्टन फिलामेंट के केस में, कि जब आपने यहाँ पे देखा तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब क्या है कि देखो ऊपर जाता तो करंट बढ़ता, यहाँ पे क्या जा रहा है नीचे, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। करंट डिक्रीज होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी, रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो करंट कम हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और टेम्परेचर तो हम पहले से ही बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन करंट यहाँ पे क्या हो गया, कम। तो इसमें देखा रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें जो हमारे पास अल्फा आएगा कोफिशिएंट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि जगह बहुत कम है, अल्फा वो क्या रहेगा, वो रहेगा पॉजिटिव। जब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्ट होगा तो अल्फा हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, और अगर यही चीज़ ऐसे चलती, यानी कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे जाता, ये जो मैं ब्लैक वाला शो कर रहा हूं ऐसे। अब देखें ब्लैक वाले ग्राफ को गौर से देखें, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आया, पहले लीनियरली केस चल रहा है ना, फिर ये वाला देखें सिचुएशन देखें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस कम हो गई है, और रेजिस्टेंस कम हुई है तो करंट बढ़ रहा है ना। ये ग्राफ क्या बता रहा है, अभी करंट बढ़ गया, देखो ना करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हुई होगी, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट बढ़ गया। तो इसका मतलब इस केस में आपने देखा कि जो R है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है T के। तो इसमें हमारे पास अगर इन्वर्स रिलेशन है तो अल्फा क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, बोले अल्फा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक। अब अल्फा नेगेटिव किन केसेस में होगा, कौन सी डिवाइसेस में होगा, और यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव कब होता है, ये आप टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। लास्ट टेबल के अंदर 3 जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं बता ही देता हूँ कि अगर डियर स्टूडेंट्स आप अल्फा देखें नेगेटिव तो वो है कार्बन का, जर्मेनियम और सिलिकॉन का, बाकियों का अल्फा क्या है, पॉजिटिव। तो अगर आप पेज नंबर 39 बुक का और टेबल 13.1 को एक दफ़ा आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। अब ज़रा यहाँ पे देखें कि अगर सेमी कंडक्टर यानी कि डायोड की एग्जांपल लें, ये वाला केस किसका था, दोबारा सुन लें, किसका था, टंगस्टन फिलामेंट में। और ये वाला केस भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, डायोड में, सेमी कंडक्टर में, क्योंकि रिलेशन इनवर्स आ गया। और इसी के अंदर आपको कभी कभी ये वाला ग्राफ मिल जाए तो ये भी आपके पास क्या है, सेमी कंडक्टर का ही ग्राफ है, ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे। तो ये भी ग्राफ आपके पास क्या है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के लिए, ठीक हो गया, जिसमें आप डायोड्स की बात कर सकते हैं, बल्ब की बात कर सकते हैं, उनमें ग्राफ ऐसा ही आएगा। अब बात करते हैं जी स्लोप की। स्लोप यहाँ से निकालें, अगर डेस्टिनेशन स्लोप हम निकालें I ओवर V, यानी कि वही तरीका है ना, डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। अच्छा, समटाइम्स ना स्लोप की जगह वो ग्रेडियंट भी बोल सकता है, ये एक MCQs में पूछा गया है, ठीक है। तो ग्रेडियंट कहे तब भी आप इसका क्या मतलब लेंगे, स्लोप ही लेंगे। डेल्टा Y ओवर डेल्टा X तो ये बन जाएगा Y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, I डिवाइडेड बाय V। तो I ओवर V किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, अभी हमने देखा कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ 1 ओवर R, और ये आ जाएगा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम लिख देते हैं G से, डिनोट कर देते हैं G से। लो जी, ये आपके पास स्लोप आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, स्लोप आपने कैलकुलेट तो कर लिया, क्या ये स्लोप कांस्टेंट रहेगा, इस केस में क्या स्लोप कांस्टेंट है, नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये पॉइंट लिखें। यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट, वहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। और रेजिस्टेंस, अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस भी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। देखा आपने, इस केस में भी देखा, उस केस में भी देखा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। तो ये था ओहमिक और नॉन ओहमिक के लिए। अब इसी से रिलेटेड अगर ये सारी चीज़ आपको समझ आ चुकी है स्लोप की, तो यहाँ पे एक छोटा सा MCQs डिस्कस कर लेते हैं, I और यहाँ पे V। अच्छा, इससे पहले याद रख लें, मैंने बताया है कि अगर यहाँ पे V ले लें, यहाँ पे I ले लें, इधर भी अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस I, अलॉन्ग वाई एक्सिस V, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर दें, रिवर्स कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक दफ़ा आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब जी अलॉन्ग वाई एक्सिस I है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस Y है, ABCD 4 आपको ग्राफ दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपसे वो MCQs में पूछ सकता है कि भी बताएं इन ABCD में से रेजिस्टेंस मैक्सिमम किसकी है, रेजिस्टेंस या तो पूछ सकता है कि मिनिमम किसकी है, या फिर वो पूछ सकता है कंडक्टेंस मैक्सिमम किसकी है और कंडक्टेंस मिनिमम किसकी है, ये पूछ सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें ज़रा, इसमें गौर करें, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसकी ज़्यादा, कंडक्टेंस उसकी कम। देखें ना, 1 ओवर R इज इक्वल टू कंडक्टेंस है ना, तो जिस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम। और हम यहाँ पे जानते हैं कि स्लोप क्या है, कंडक्टेंस। तो स्लोप इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है, जिसका एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा यानी कि ग्रेडियंट। तो इन सारों में से एंगल किसका ज़्यादा है, D का। तो इसका मतलब स्लोप इसकी ज़्यादा है। स्लोप क्या बता रही है, कंडक्टेंस। तो इसका मतलब इन 4 में से कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा है, D की। यानी कि इस केस की D की कंडक्टेंस क्या है, ज़्यादा। G क्या है, मैक्सिमम D की। अगर मैक्सिमम है कंडक्टेंस D की तो रेजिस्टेंस क्या होगी, D की
मिनिमम। ठीक हो गया। तो देखें मिनिमम रेजिस्टेंस किसकी है, डी की। कंडक्टेंस किसकी है मैक्सिमम, डी की। ए की कंडक्टेंस क्या होगी, ए की कंडक्टेंस होगी मिनिमम। अब कंडक्टेंस ए की अगर मिनिमम है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ए की मैक्सिमम होगी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं, क्योंकि देखें रेजिस्टेंस जिसकी कम उसकी कंडक्टेंस क्या होगी ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस कम डी की है, कंडक्टेंस ज़्यादा डी की है, क्योंकि स्लोप डी का क्या है ज़्यादा है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एमसीक्यूज को याद रख लेना है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे मैंने हल्का सा स्टार शो किया है। अगर आपके एनएमडी कैट के सिलेबस में ये टॉपिक शामिल है तो आप इसको करें, अदरवाइज ये टॉपिक आप छोड़ दें। तो ई कैट और फंग कैट के स्टूडेंट्स भी अपना सिलेबस में ये वाला टॉपिक देख लें, अगर मेंशन है तो फिर यहाँ इसको पूरी तवज्जो से समझें। तो देखें जी कॉम्बिनेशंस हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम सीरीज कॉम्बिनेशन की, ये सर्किट डायग्राम है कि आप देख सकते हैं रेजिस्टर कैसे कनेक्ट किए हुए हैं सीरीज में, और यहाँ पे कैसे कनेक्ट किए हुए हैं पैरेलल। आप दो से ज़्यादा भी कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये वाला टॉपिक और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो यही टॉपिक आप चैप्टर 13 की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे पूरी डिटेल में आपको एक एक पॉइंट हमने बड़ी तवज्जो से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप चैप्टर 13 की पहले प्लेलिस्ट में जाके तमाम टॉपिक्स की वीडियो देखें, फिर अगर आप एनएमडी कैट की इस वीडियो पे आएंगे तो आपको हर तरह का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कोई चीज़ आपकी रहेगी नहीं, और जो मर्जी एमसीक्यूज आ जाएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे आसानी से। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। एक दफ़ा आप करके देखें ना, आप सुन लेते हैं फिर करते नहीं हैं, या बोर हो जाते हैं, या फिर 2-4 मिनट देख के भाग जाते हैं, ऐसे नहीं करना। एक एक मिनट आपने वीडियो को गौर से देखना है, सुनना है, लिखना है, पॉइंट्स नोट करने हैं, फिर उसके बाद आपको 5-6 घंटे लगेंगे, फिर जाके आपको अच्छे से टॉपिक तैयार होगा। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे पहले टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार करें। अब आ जाए जी सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में अगर 2 रेजिस्टेंस हमारे पास हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3-4, तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैट्रिक में भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है कि आप क्या करें, रेजिस्टेंसेस को सम कर दें, R1 + R2। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा हुआ है 1/R1 + 1/R2। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टेंस से क्या होती है, ग्रेटर होती है। याद रख लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टर से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या मतलब, यानी कि जितने मर्जी यहां पे रेजिस्टर होंगे, जिन सारे रेजिस्टर में से जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, ज्यादा आएगी। किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टर से क्या होगी, ग्रेटर होगी। मतलब जितने मर्जी रेजिस्टर कनेक्ट किए होंगे सीरीज में, उनमें से जिस रेजिस्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उससे भी ज्यादा आएगी वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। यह है इस बात का मतलब। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टर कितने हैं, R1 R2। तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उससे भी इक्विवेलेंट आंसर ज्यादा आएगा। क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा, सेम। यहां से पास होने वाला करंट क्या है, I1, यहां से I2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, I1 = I2 और I2 = I। वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, V2। अगर हमें टोटल वोल्टेज चाहिए तो वो इधर का ड्रॉप और इधर का ड्रॉप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज के इक्वल आ जाएगी। अगर हमें V1 चाहिए यहां से कैलकुलेट करना हो तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V1 = IR1 होगा, यानी कि यहां पे अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ अगर हमें V1 चाहिए तो I × R1। ठीक। इसी तरह अगर यहां से चाहिए तो V2 = I × R2। क्लियर।
उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टेंस से क्या आएगी, लेस आएगी। ठीक है, यानी कि जितने मर्जी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर लगे होंगे उनमें से जिस रेजिस्टर की वैल्यू सबसे कम होगी उससे भी आंसर छोटा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्लियर है जी? तो ये आ जाएगा जी R1 और R2, क्योंकि दो रेजिस्टर लगाए हैं। आप चाहें तो 1/R लिख सकते हैं, लेकिन मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। जितनी मर्जी लगाई होंगी उसमें से जिसका भी आंसर छोटा होगा उससे भी इक्विवेलेंट का आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही इसके अक्रॉस होगी, यानी कि V1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है V2, लेकिन V1 V2 के इक्वल होगा और ये दोनों क्या होंगे, V के इक्वल। करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिवाइड हो जाएगा और टोटल करंट अगर आपको चाहिए तो इधर का करंट और इधर का करंट दोनों को ऐड करेंगे, वो टोटल के इक्वल आएगा। तो I = I1 + I2 आ जाएगा। अगर आपको I1 कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V/R1, और अगर I2 कैलकुलेट करना है तो V/R2। उसके बाद इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, यानी कि आपके पास n रेजिस्टर है और हर एक की रेजिस्टेंस क्या है, R है, या कोई भी वैल्यू है तो वो सेम है। 3 है तो फिर सब की 3 होगी। तो ये है कहने का मतलब। तो फिर आप बजाय इसके सारों को सम करने बैठ जाएं, आप उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला याद रख लें कि अगर बहुत सारे रेजिस्टर हैं और हर एक की वैल्यू क्या है, एक जैसी, ठीक, R, तो फिर उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो होगा N × R सीरीज कॉम्बिनेशन में। और अगर बहुत सारे रेजिस्टर हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और हर एक की वैल्यू क्या है, एक जैसी, जैसे यहाँ पे क्या है N रेजिस्टेंस और हर एक की वैल्यू क्या है, R, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो होगा डियर स्टूडेंट्स R/N। ये शॉर्टकट आप यूज करेंगे तो आपके पास फटाफट उसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दो रेजिस्टर है और वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो, तो फिर उस दो रेजिस्टर्स के लिए जो आपने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है उसको जरा गौर से यहाँ पे देख ले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। तो वो होगा, जैसे यहाँ पे दो है, प्रोडक्ट ओवर सम, ये भी याद रखें। प्रोडक्ट ओवर सम करेंगे तो आपका दो रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट आ जाएगी। अगर सेम रेजिस्टेंस है फिर आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं वोल्टेज डिवीजन फॉर सीरीज रेजिस्टर। देखिए इसमें करंट सेम है ना, वोल्टेज सेम नहीं है। तो अगर आपके पास वोल्टेज पूछी जाए कि आपने डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर आपने यूज़ करना हो, V1 आपको कैलकुलेट करना हो, तो फिर आप यहाँ से कैसे करेंगे, देखें जी, याद रख लें, जिस रजिस्टर के अक्रॉस चाहिए उसी रजिस्टर को लिखना है पहले। वोल्टेज के लिए निशानी याद रखें, R1 के अक्रॉस निकालनी है ना V1, तो R1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V अप्लाइड वोल्टेज, ये फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको V2 चाहिए यहाँ से तो वो भी आप लिख सकते हैं R2 जिसके अक्रॉस चाहिए डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट का मतलब जितने रजिस्टर लगाए हुए उनका सम, R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड वोल्टेज, ये फार्मूला होगा। इसी तरह अगर आपको यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें करंट डिवाइड हो रहा है ना, तो करंट अगर चाहिए हो R1 के अक्रॉस तो फिर उसके लिए फार्मूला याद रख लें। I1 चाहिए तो यहाँ पे देखें जिसके अक्रॉस चाहिए था वही लिख रहे थे वोल्टेज की बारी पे, करंट की बारी में उलट करना है। करंट अगर I1 चाहिए तो फिर R1 नहीं लिखना, R2 लिखना, जो उसका अपोजिट होगा, दूसरा होगा। I1 चाहिए तो पहले क्या लिखेंगे, R2, R1 नहीं लिखना, डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। करंट की बारी में निशानी याद रख लें। I2 चाहिए तब R2 नहीं लिखेंगे, R1 लिखेंगे, तो R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला। लास्ट में MCQs यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्लोज लूप है, शर्त क्या है, क्लोज लूप, और उसमें फिर हमारे पास रेजिस्टेंस जो यहाँ पे कनेक्ट की गई है उन हर एक की वैल्यू क्या हो, सेम, तो आपसे कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें किसी भी दो एडजेसेंट के बिटवीन, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बिटवीन निकाल लें या इन दो पॉइंट्स के बिटवीन निकाल लें या इन दो पॉइंट्स के बिटवीन निकाल लें। तो शर्त यहाँ पे देखें, लूप क्या है, क्लोज।
रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है, सेम। तो किसी भी दो एडजेसेंट के बिटवीन अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला याद रखिएगा। वैसे तो ट्राइंगल है ना, तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय आर। ये फार्मूला इसके लिए यूज करेंगे, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। देखिए n कितने हैं टोटल, 3 - 1 मल्टीप्लाई बाय आर, हर एक की वैल्यू आर है, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3 - 1 2, 2/3 इंटू आर। लो जी, आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। इसी तरह अगर यहाँ पे वैल्यू होती 2 2 2 या 3 3 3, तो आप यहाँ आर की जगह 3 लिखते, 3 3 से कैंसिल हो जाता। अगर सपोज करें आर की वैल्यू क्या है 3, तो ये इससे कैंसिल, रेजिस्टेंस क्या आ जाती है 2 आ जाती। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो हम रेजिस्टिविटी को देखते हैं और उसकी डिपेंडेंस देखते हैं टेम्परेचर पे। तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ रेजिस्टेंस का फार्मूला देखा था, R इज इक्वल टू V/I, ऐसी है ना। इसी तरह हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला ये भी है, R इज इक्वल टू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइडेड बाय A। L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो यहीं पे हमने मेंशन किया है कि मटेरियल ऑफ वायर, उसकी नेचर, और नंबर 2 लेंथ, और नंबर 3 क्या है, एरिया। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगी और एरिया पे भी डिपेंड करेगी। तो अगर डियर स्टूडेंट्स इस रिलेशन को देखें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ कैसा रिलेशन बना रही है। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के साथ रिलेशन बना रही है डायरेक्ट, ठीक। लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस का अगर रिलेशन देखें आप एरिया के साथ, तो कैसा आ रहा है, इनवर्स। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ठीक। अभी हमने ये देखा भी था और डिस्कस भी किया था। अब एक केस तो आपके पास आ गया ना कि फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर के केस में हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर के केस में तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉर सेमीकंडक्टर। तो उसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन भी था, किस केस में, टंगस्टन फिलामेंट के केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर जो हमारे पास डायोड बल्ब, उसकी अगर बात करें तो फिर हमारे पास रिलेशन क्या था, रेजिस्टेंस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेम्परेचर था, कि अगर टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो फिर रेजिस्टेंस कम। तो ये रिलेशन था। इसी के साथ साथ अगर हम कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें रेजिस्टेंस में, तो वो हमारे पास क्या थी, अल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 मल्टीप्लाई बाय T। तो ये रिलेशन था, यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो भी चीज़ आपको निकालनी हो, RT या R0। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसी से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक MCQ। देखें अगर आपसे वो ये कहता है कि एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, L। अगर वो
इस कंडक्टर की लेंथ को क्या कर दे, डबल कर दे। अब देखें इस कंडक्टर का एरिया देख लें, गौर कर लें। अब इसकी लेंथ क्या होगी, डबल होगी, यानी कि इसके साथ कोई और कंडक्टर उसी मटेरियल का आके जुड़ गया है। लेंथ क्या हो गई है, डबल। यहाँ पे आप देखें लेंथ क्या हो गई है, डबल। तो आपसे वो कहता है कि अब रेजिस्टेंस क्या होगी। पहले इसकी रेजिस्टेंस क्या थी, R। अब वो कहता है कि यहाँ पे अगर लेंथ हम डबल कर दें तो फिर रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो भी वायर है उसी तरह की वायर यहाँ पे ऐड हुई है, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहाँ पे तो अब डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का फार्मूला आप यूज़ करें, R डैश इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी वही इनटू L। लेंथ क्या हो गई है, डबल। पहले L थी, अब क्या हो गई है 2L। तो यहाँ पे लिखें 2L डिवाइड बाय एरिया। देखें अभी भी इतना ही है, अब भी इतना ही है, तो एरिया वैसे का वैसे रहेगा। तो आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, आगे रो L ओवर A। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें जो हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस है ये 2, और ये क्या है, रो L ओवर A, पहले वाली रेजिस्टेंस। तो ये आ गया R। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, पहले का डबल हो जाएगी। पहले का क्या हो जाएगी, डबल। तो लेंथ को डबल किया, रेजिस्टेंस क्या होगी, डबल हो गई। एरिया यहाँ पे देखें वही है, एरिया कांस्टेंट है। तो ये तो बहुत सिंपल था। इसी तरह वो एरिया अगर कम कर दे तब भी आप यहाँ से देख सकते हैं, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये तो थे सिंपल अपना MCQs। अब मसला पड़ता है वायर इज स्ट्रेच्ड। स्ट्रेचिंग के केस में ना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज कर लें इसकी लेंथ क्या है L और रेजिस्टेंस क्या है R। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि इसी को, इसके साथ कोई चीज़ और नहीं जुड़ेगी। यही जो कंडक्टर है इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया है। तो इसकी अब लेंथ क्या हो गई है, फॉर एग्जांपल 2L हो गई है। स्ट्रेच किया ना, तो लेंथ देखें पहले क्या थी L, अब क्या हो गई है 2L। है वही कंडक्टर लेकिन अब उसकी लेंथ डबल हो गई है। ये स्ट्रेचिंग का केस है। तो जब लेंथ डबल हुई है तो यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एरिया देखें और यहाँ पे एरिया देखें, क्योंकि हमने दोनों केसेस में वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखें A मल्टीप्लाई बाय L वॉल्यूम बन जाएगा, जितना इधर होगा उतना इधर है, A मल्टीप्लाई बाय L। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसीलिए लेंथ को डबल करने से एरिया क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, हाफ हो गया, देख सकते हैं आप। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो R डैश इज इक्वल टू रो, अब लेंथ क्या होगी डबल, तो L की जगह क्या लिखूं 2L डिवाइडेड बाय, अब लेंथ डबल हुई है तो एरिया पे जरा गौर करें। एरिया क्या हो गया है, इसके कंपैरेटिवली हाफ नहीं हो गया, आधा नहीं हो गया, तो A बाय 2 आ जाएगा। सही। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें R न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहां पे ऊपर। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 4, आगे रो L ओवर A वैसे का वैसे। अब देखें जी रेजिस्टेंस न्यू आ गई हमारे पास 4 इंटू ये क्या है पहले वाला R, ठीक। तो ये आ जाएगा R। तो देखिए न्यू रेजिस्टेंस जो है वो पहले का क्या आ गई है 4 टाइम आ गई है, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये है डियर स्टूडेंट्स, इसको तो याद रखने का तरीका। अब इसके शॉर्टकट भी हैं, लेकिन आप फिलहाल ऐसे ही याद रखेंगे तो आपको समझ जल्दी आएगी। शॉर्टकट आपको भूल जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ना, अगर आपके पास लेंथ का अगर आपने याद रखना इस केस में, स्ट्रेचिंग के केस में, तो फिर क्या करेंगे कि लेंथ n इंटू L, ठीक है। जितने टाइम भी कह दे, 2 कह ले, 3 कह ले, 4 कह ले, जितने मर्जी कह ले। तो फिर आपने रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए आप n स्क्वायर मल्टीप्लाई R का फार्मूला याद रख लें। इसी तरह अगर एरिया की बात करें
तो वो हो जाएगा A/N। और फिर अगर रेजिस्टेंस निकालनी हो तो वो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स N की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय R। इसी तरह आप रेडियस के लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया होगा πr²। ठीक है, तो याद तो नहीं है वैसे, लेकिन इतना आप याद रख लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब है जी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ, हाँ जी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो जिस तरह से मर्जी आप उलट करते रहें, छेड़ पंगे लेते रहें, आपकी डेफिनेशन बनती रहेंगी। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करें, रो अपनी जगह पे, एरिया इधर जाके आर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एल क्या आ जाएगी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई एल। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर यूनिट निकालें, रेजिस्टेंस का क्या है ओहम, एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है मीटर एल का, तो 1 मीटर मीटर से कैंसिल, तो ओहम मीटर ये क्या आ गया रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया। यहाँ से आप कनेक्टिविटी भी डिस्कस कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो रेजिस्टिविटी है, बच्चे यहाँ पे याद रख लेते हैं कि भाई ये एल पे भी डिपेंड करती है, ए पे भी डिपेंड करती है, आर पे भी डिपेंड करती है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये क्या है बेसिकली, नेचर है ना बेसिकली वायर की, कॉपर है, स्टील है, किसकी है वायर। तो ये ना तो एल पे डिपेंड करेगी ना ही एरिया पे डिपेंड करती है, बल्कि ये रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और नंबर 2 टेम्परेचर। आपकी बुक में ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, टेम्परेचर। ठीक है ना, इन पे आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक वायर है और ये किसकी है स्टील, और दूसरा ये एक छोटा सा पीस है, ये भी किसका है स्टील का, या आप आयरन के एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज ही कर रहा हूँ ये भी आयरन, ये भी आयरन। तो अब मुझे बताएं इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। बच्चे ये समझते हैं कि देखो रेजिस्टिविटी का लेंथ के साथ क्या रिलेशन आ रहा है इनवर्स, तो बच्चे समझते हैं जिसकी लेंथ कम उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा, जिसकी लेंथ ज़्यादा उसकी रेजिस्टिविटी कम। और नहीं, रेजिस्टिविटी देखो एल पे डिपेंड ही नहीं करती, वो नेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये भी स्टील का बड़ा टुकड़ा, ये भी स्टील का छोटा टुकड़ा, या ये भी आयरन का ही बड़ा टुकड़ा है, वो भी आयरन का ही छोटा टुकड़ा है। तो इसका मतलब जो आयरन के कांस्टेंट की वैल्यू रेजिस्टिविटी ये इसकी वैल्यू होगी, वही वैल्यू इधर होगी, चाहे छोटा टुकड़ा है चाहे बड़ा टुकड़ा है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए आपने ये चीज़ भूलनी नहीं है, याद रखनी है। अब आ जाइए टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट से टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी का रिलेशन होगा वो डायरेक्ट भी होगा और इनवर्स भी होगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होगा डायरेक्टली, और इसमें सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा इनवर्स। ठीक, इधर आप लिख दें फॉर कंडक्टर, वही चीज। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा अल्फा के लिए, अल्फा इज इक्वल टू, जैसे यहां पे याद रखा था, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट मल्टीप्लाई टी। ये आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि हमारे पास ये जो रेजिस्टी है टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पे क्या है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन। तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी ये चेक करनी है और साथ में अल्फा चेक करना है। अल्फा क्या है कोफिशिएंट,
तो आपसे पूछा जा सकता है भाई किन मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम होती है और किन मटेरियल्स के लिए अल्फा सेम होता है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात तो हमने कर ली ना कि कंडक्टर के केस में क्या होगा अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा अल्फा क्या होगा पॉजिटिव कंडक्टर के केस में, और अल्फा क्या होगा नेगेटिव सेमीकंडक्टर के केस में। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्या मैं कह रहा था कि रेजिस्टिविटी किन मटेरियल की सेम होगी, अल्फा किन मटेरियल का सेम होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आपने यहाँ टेबल से याद रखना है, गौर करना है कि देखें अगर आयरन और प्लैटिनियम की बात करें तो इनका अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है एक जैसा, देखें 0.00520 0.00520, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, किसकी आयरन की और प्लैटिनियम की। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, बल्कि आप गौर करें इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी सेम है, रेजिस्टिविटी और अल्फा दोनों की वैल्यू सेम है आयरन की और प्लैटिनम की। इनको आप सिलेक्ट कर लें, ये एमसीक्यूज बनेगा। और उसके बाद अगर आप देखें अल्फा की रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट है, अल्फा की वैल्यू सेम है, किसकी एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर पे गौर करें अल्फा सेम रेजिस्टिविटी डिफरेंट। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है, यहाँ से एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिएगा। लास्ट में जी हमारे पास एक ग्राफ है रेजिस्टिविटी बिटवीन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक जो पोर्शन है ना ये तो है लीनियरली, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो ये ग्राफ क्या है लीनियरली। अच्छा, और यहाँ पे देखें ये यहाँ से एक वक्त आया कि फिर आपने देखा कि यहाँ से केस क्या स्टार्ट हो गया नॉन लीनियरली विद टेम्परेचर। और ये चीज़ मैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है। तो ये नॉन लीनियरली यानी कि लीनियर नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तक क्या ग्राफ बता रहा है कि ये लीनियरली केस जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। अब लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है और फिर ये आज का फर्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 होगा। नोट क्या है जी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। यहाँ से हम एक एमसीक्यूज बनाएंगे क्या कि नोट याद रख ले, रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायर। रेजिस्टेंस जो है ये वायर की कैरेक्टरिस्टिक है, और याद रखिए ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सही। और जो रेजिस्टिविटी है इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो ये आपने एक नोट याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने चीज़ें सारी नोट की होंगी, समझी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तमाम अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।